स्मार्टफोन और स्मार्ट सिटी नहीं, लव जिहाद और गौ रक्षा नहीं, अफवाहबाज पत्रकारिता नहीं। कहानी उस भारत की जो अब भी करोड़ों दिलों में बसता है। हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार। 2020 में आपसे ये पहली भेंट हो रही है, पहला कार्यक्रम हो रहा है। मैं सोच रही थी कि आपको मैं शुभकामनाएं दूंगी, बेस्ट विशेस दूंगी नए साल की, जो मैं अभी भी देना चाहती हूँ, लेकिन बहुत चिंता के साथ, एक भारी मन के साथ और दुख के साथ कि 2020 के पहले हफ्ते में हमारा देश भारत आखिर कहाँ पहुँच चुका है। जेएनयू पर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो भारत के उच्चतम संस्थानों में से एक है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, उस पर एक तरह का आतंकवादी हमला हुआ है। पिछली रात की मैं बात कर रही हूँ। पूरी रात द वायर के जितना स्टाफ है, जितने हमारे पत्रकार हैं, वो सो नहीं पाए। वो सब वहाँ पर मौजूद थे ये देखने के लिए, उस इतिहास को बनते हुए, कैसा धुंधला, घटिया, अंधेरा इतिहास बनते हुए देखने के लिए कि भारत में, भारत की जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो देश की राजधानी है, उसमें एक ऐसा संस्थान, वहाँ पर नकाबपोश 2 दर्जन से ज़्यादा, कई दर्जन से ज़्यादा नकाबपोश लोग, जिनकी संख्या बताई जा रही है 50 से लेकर 200 के बीच में उनकी संख्या हो सकती है, वो लोग घुसे, जिनके हाथ में लाठियाँ थीं, उनके हाथ में रॉड्स थे, उनके हाथ में हथौड़े जैसी चीज़ें भी थीं। उस तरह की आतंकी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया कि लोगों को, जो छात्र थे वहाँ पर, उनको उनके हॉस्टल के कमरों से निकाल कर वहाँ पर रोड्स पर उनके ऊपर हमला किया गया और ख़ास तरह के ख़ास विचारधारा के लोगों को ढूंढ कर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। जो वहाँ पर चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि एबीवीपी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन है, उसके छात्र ये हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया। लेकिन इसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि है, एक पूरी कहानी है कि क्यों आखिर ये बात इस हमले तक आ गई। अब जब हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त 2 दर्जन के आसपास ऐसे छात्र हैं जो कि ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें मौजूद हैं आयशे घोष भी हैं, जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हैं। उनको, उनका सर फाड़ दिया गया, उनके सर पर हमला किया गया। इसके अलावा किसी के हाथ, किसी के पैर, यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। यहाँ हमारे साथ द वायर के दफ्तर में मौजूद हैं कुछ ऐसे छात्र और टीचर भी और हमारे पत्रकार भी, जिनके ज़रिए हम ये समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि इस पूरी कहानी को जिस तरह ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि ये छात्र जिनके ऊपर हमला हुआ है वो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, उनमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस्लाम के मानने वाले थे। क्योंकि जिस तरह से जो हॉस्टल के कमरे हैं उनको ढूंढ के, उनको तलाश करके कि कौन किस कमरे में रहता है, जिस तरह से हमला किया गया। जानवी सेन हमारी संवाददाता, उन्होंने द वायर पर ये रिपोर्ट लिखी है कि बाकायदा वो लोग जिन्होंने हमला किया उनको पता था कि कौन से कमरे में कौन रह रहा है। उसमें एक कश्मीरी के कमरे पर हमला किया गया, तो साफ तौर पर पता चलता है कि एक तरह की विचारधारा के लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरी कहानी में बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कि कई हफ्ते से जेएनयू में एक तरह की मुहिम चल रही है कि जो भारत की सरकार ने फ़ीस बढ़ाई है, उसके रिवर्सल को लेकर, फ़ीस को वापस लेने की मुहिम चल रही है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा घटनाक्रम नज़र आ रहा है। लेकिन क्या वाकई जितना हमें नज़र आ रहा है उतना ही है या उससे ज़्यादा है ये कहानी, या वाकई राजनीतिक एक लड़ाई लड़ी जा रही है जेएनयू के मैदान पर, एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है। मेरे साथ जितेंद्र मीना मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। ये वहाँ पर मौजूद थे जेएनयू में, कल रात घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आँखों से देखे हैं वो तमाम वारदात। उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या पता चलता है। श्रेया और प्रियंका हमारे साथ दोनों छात्र नेता हैं, ये मौजूद हैं, ये भी हमें बताएंगी। उन हॉस्टल्स में ये मौजूद थी जहां पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। इसके अलावा वायर के 6 रिपोर्टर्स, शेखर तिवारी, धीरज मिश्रा, विशाल जायसवाल, जानवी सेन, चिन्मय और अविचल दुबे, ये 6 लोग मौजूद थे कल जेएनयू में, जिन्होंने खुद आंखों देखा, हाल हमें बताया। जो रिपोर्ट्स भी आप वायर पर पढ़ सकते हैं, उनमें से अविचल मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे हम ये समझेंगे कि अविचल ने जेएनयू में और उसके अलावा ये एम्स भी गए, फिर वहाँ जहाँ घायल छात्र मौजूद थे, हालांकि वहाँ नेताओं का भी तांता लग गया था। सब कुछ इस पूरे घटनाक्रम को कैसे जोड़ा जाए और 2020 की जो शुरुआत हुई है, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का पहला साल है, दूसरे कार्यकाल का पहला साल, सिर्फ 6 महीने उन्होंने अपने कार्यकाल के अभी ख़त्म किए हैं। अगले 4.5 साल हमें किस तरह का घटनाक्रम नज़र आएगा और जेएनयू के लेकर किस तरह की सियासत हो रही है। अविचल, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में जो एक मीडिया वॉर है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि
भाजपा से लेकर भाजपा समर्थित जो लोग हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, उन सब ने इसकी घोर निंदा की है। तो यानी ये नहीं हो सकता कि आप हिंसा को, जाहिर है ये ऐसी चीज़ है जिसको आप सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे जो अंदर खाने कहानी है उसको समझने के लिए जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए, 70 दिन हो गए इस पूरे आंदोलन को। ये आज का आंदोलन तो नहीं है, तो 70 दिन हो गए थे। तब तक नेता कहाँ थे? जो बीजेपी के कल नेता मीनाक्षी लेखी, विजय गोयल और मनोज तिवारी वहाँ सिंपैथी देने के लिए पहुँच गए थे। तो क्या उनको ये लगता है कि इस देश में फीस को बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि 70 दिन से तो वो कहीं नहीं पहुँच रहे थे, तो इसको पहले समझना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जो आप मीडिया की बात कह रही हैं, तो उसमें मीडिया के लिए टीआरपी गेम है पूरा, आप समझ लीजिए इसको। चैनल्स बिना सोचे समझे और वीडियोस चला रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट हैं, ये नकाबपोश हैं, ये उनको किसने कहा कि ये कौन है? लेकिन केवल और केवल टीआरपी गेम। दुनिया को ये पता है कि जब भी जेएनयू की कोई भी खबर आती है तो उसके बाद जो टीवी चलाता है तो लोग उसको बड़े चाव से देखते हैं। नहीं अविचल, लेकिन अगर ये सिर्फ टीआरपी की भी बात होती है तो शायद इतनी बड़ी असंतुष्टि नहीं होती। आपको नहीं लगता कि जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जेएनयू से ही इस पूरे सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का जो पहला विपक्ष, जो पहला विरोध तैयार हुआ, वो जेएनयू से तैयार हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि ये राजनीतिक कारणों की वजह से एक तरह का एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी तरह से, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि ये किसके हैं, अगर इनकी ओनरशिप देखी जाए जो चैनल्स हैं, तो वो तो साफ जाहिर हो जाता है कि किसकी ओनरशिप है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसके लिए काम कर सकते हैं। और आप ये बताइए कि 70 दिन से 80 दिन से जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर किस तरह की ये पूरी की पूरी कवरेज हुई है। और कल से 24 घंटा हुआ है, अभी 4 बजे की बात है और फिर हम 4-5 बजे शूट कर रहे हैं। 24 घंटे में किस तरह से मीडिया ने ये पूरा का पूरा डाइवर्जन कर दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि अच्छा ये बताइए, क्या कहते हैं, जो बच्चे पिटे हैं वो अपने ही लोगों को बुला के पिटवाएंगे? क्योंकि एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है वो ये कि लेफ्टिस्ट जो हैं वो उन्होंने हमला किया है, यानी लेफ्टिस्टों ने लेफ्टिस्टों पे हमला किया है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये पूरे तरीके से जेएनयू को बंद करने की कोशिश है। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस पूरी कहानी में, इस पूरे घटनाक्रम को आम हिंदुस्तानी को, एक आम भारतीय को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो संक्षेप में आप बताइए कि हुआ क्या था कल? देखिए, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि गृह मंत्री साहब और आजकल ये शब्द बहुत पॉपुलर है जी। वो क्रोनोलॉजी से ही बात शुरू करते हैं। लगभग 65-70 दिन पहले जेएनयू का फीस बढ़ाया जाता है। लोग जो स्टूडेंट्स हैं उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करते हैं, उनको मार पिटाई होती है। उसके बावजूद मूवमेंट जो है कंटिन्यू है और वो आज तक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था उन्होंने कि भाई जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तो किसको वो टुकड़े टुकड़े गैंग मानते हैं ये हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग माना है वो विश्वविद्यालय उनके हमले पर है। और पहले हम लोगों ने जामिया देखा, एएमयू देखा और अब कल हम लोग जेएनयू देख रहे थे। तो उसी कड़ी में जब हम लोग कल पूरा का पूरा देख रहे हैं कि परसों पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि परसों जेएनयू के सेक्रेटरी साहब को जो है पीटा गया था। उसके बाद में कल जेएनयू टीए ने एक पीस के लिए कॉल किया और एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी जिस पर कि सीधा हमला हुआ और लोग फिर अपने हॉस्टलों की तरफ भागे, अपने बचाव में जो है हॉस्टलों में अपने अपने रूम्स में चले गए। और उसके बाद की घटनाक्रम हम लोगों ने देखा। जब ये न्यूज हम लोगों तक पहुंची तो हम लोग तमाम लोग जो दिल्ली में जगह जगह पर अपने अलग अलग कैंपसेज में थे, हम सब लोग जब पहुंचे तो लगभग 7-7:30 बजे का वक्त रहा होगा। और उस समय हम लोगों ने देखा कि बाबा गंगनाथ मार्क्स के जो रेड लाइट है वहां से लेकर के केवी जो स्कूल है वहां तक पूरी रेड लाइट जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद कर रखी है, पूरा अंधेरा है। और लोग उस अंधेरे में जेएनयू तक जब हम लोग पहुंचे, लगभग आधा घंटा हम लोगों को उस रेड लाइट से लेकर के जेएनयू गेट तक पहुंचने में लग गया था, क्योंकि लोग डरे हुए थे, जेएनयू गेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और वहां जब हम लोग देखे तो लगभग 15-20 लोगों का एक हुजूम नारेबाजी कर रहा था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, और वो लगातार तमाम तरह की गालियां दे रहे थे। और जो विमेन प्रोटेस्टर्स थी इस तरफ, जो लोग जेएनयू के जो कि सेव जेएनयू के नारे लगा रहे थे, इस तरीके के नारे लगा रहे थे,
उनको वो लोग अब्यूज कर रहे थे, तो बहुत गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे वो लोग। तो उस समय हम लोगों ने देखा एक बड़ा हुजूम तो वहां नारे लगा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ ग्रुप्स में जो है लोग घूम रहे थे, टुकड़ियों में घूम रहे थे, 5-5, 6-6 की में, और वो जो लोग उनको लग रहा था कि जेएनयू का है या जेएनयू के इन लोगों के सपोर्ट में आया है, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर करके पकड़ के वो पीट रहे थे। हमारे सामने ही 3 बार योगेंद्र यादव जी को पीट दिया गया और हम लोग नहीं बचा पाए जी, हम लोगों के सामने हम नहीं बचा पाए, हम सब लोग वहीं पे थे, हम नहीं बचा पाए क्योंकि आप तैयार नहीं थे, वो तैयार थे। हाँ, और हम लोग इवन पुलिस वहां खड़ी हुई, हम लोग कह रहे हैं, योगेंद्र यादव खुद कह रहे हैं कि भाई प्लीज इन लोगों को दूर कीजिए हमसे, उनको वहीं पर हमारे सामने धकेल दिया गया, वो गिर गए, उनकी कमर में चोट आई, उसी समय पर किसी ने उनके चेहरे पर जो है लात मारी। उनके हम लोगों ने वीडियो जो आ रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें देख भी रहे थे, लगातार उनकी आंख से दिक्कत हो रही थी। तो इस तरीके का उसी समय डी राजा के साथ मैन हैंडलिंग हुई और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, और हम सब लोग इतने डरे हुए थे कि एक समय लगभग 10 से 10:30 बजे उन लोगों का भी नंबर बढ़ रहा था धीरे धीरे। शुरुआत में जब हम लोग पहुंचे थे बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे जब नंबर बढ़ने लगा तो हम लोग भी वहां से साइड लाइन होते चले गए। बीच में योगेंद्र जी भी साइड लाइन हो गए थे, वहां से चले गए थे, क्योंकि हम लोग भी डर चुके थे और हम लोग अंधेरे में जाकर के खड़े हो गए कि भाई हम लोग ना पिट जाए। ये डर हम लोगों के भीतर भी था। यानी इतना फिजिकल थ्रेट आ गया। श्रेया, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आप साबरमती हॉस्टल में थी, आपने बताया, जो कि हमले का एक निशाना था। आप मुझे ये भी बता रही थी कि आपने हथौड़े, डंडे, लाठियां लिए हुए लोग खुद देखे। बिल्कुल, कल जब शाम को हम लोग टी पॉइंट साबरमती और जेएनयू का जो मेन क्रॉसिंग है वहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए थे, जैसे सर ने बोला, वहाँ पे एक जेएनयू के जो टीचर्स का संघ है, स्टूडेंट टीचर्स एसोसिएशन, उनका एक कॉल था फीस वृद्धि का जो आंदोलन चल रहा है 70 दिन का, उसको मद्देनज़र रखते हुए और कैंपस में शांति का वातावरण लाने के लिए उस उद्देश्य से एक प्रोग्राम कॉल किया गया था। प्रोग्राम के अंत के तरफ हम सब टी पॉइंट में थे, तो हमने देखा कि 50 से 60 लोगों की एक टुकड़ी मार्च करती हुई, उनके हाथ में हथौड़े थे, डंडे थे, वो मार्च करते हुए आ रही है टी पॉइंट की तरफ। टी पॉइंट में जब वो बस पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथों में जो पत्थर थे वो फेंकने शुरू की। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली घबरा के दौड़ने लगे। साबरमती हॉस्टल उस जगह का सबसे करीबी हॉस्टल है, तो मैं और बाकी सब स्टूडेंट्स वहाँ, बाकी सारे हॉस्टल्स में भी लोग भागे। फिर वहाँ के रेसिडेंट्स ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जब ये अटैकर्स आ रहे थे। इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, शीशे तोड़ी, जो हमारा मेस कॉमन स्पेस है वहाँ पे दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े। सबसे ख़तरनाक चीज़ है, फिर वो दाएं और बाएं जहाँ पे रेसिडेंशियल रूम्स हैं वहाँ पे घुस के कमरों को तोड़ा गया, शीशे तोड़ी गई। सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों कहा जा रहा है? मैं खुद उनमें से एक कमरे में बंद थी, हम में से बंद हो गई थी, आपने अपने को बंद कर लिया था। बिल्कुल, हम जब देख रहे थे वो अटैकर्स आए तो साबरमती में हम ऊपर चले गए, कुछ लोग छत पे गए, कुछ लोग। आपको क्या पता चल रहा था कि क्या हो रहा है आखिर? हमको बस दिखा कि एक 50 से 60 लोगों का गुट हाथ में हथौड़े लिए चेस कर रहा है स्टूडेंट्स को। और क्या वो नारेबाजी भी कर रहे थे? वो लोग तब नारेबाजी कर रहे थे, वो लोग स्टूडेंट्स को मारो मारो बोल रहे थे। और हम जब कैंपस में, मतलब जब हॉस्टल के अंदर थे, हमें तब बस शीशे तोड़ने की आवाज़ आ रही थी और बहुत सारे कमरों को छोड़ दिया गया और फिर लगातार कुछ कमरों में हमला किया गया। ये साबरमती में जाके आपको साफ दिख जाएगा। और हम में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कमरे में थे जहाँ पे 20 स्टूडेंट्स इकट्ठा खड़े हुए थे रिफ्यूज प्रोटेक्शन के लिए। 10 लोग दरवाजे को ऐसे हाथ से पकड़ के रखे थे, क्योंकि ऊपर से जो शीशा था वो तोड़ा गया। जो दरवाजे को पकड़ के रखे हैं उनको शीशा लगा, मगर शीशा लगने के बावजूद वो पीछे नहीं हट पाए, क्योंकि दरवाजे पे हाथ अगर चला जाता तो दरवाज़ा गिरता और अंदर के 20-25 स्टूडेंट्स का क्या हाल होता हमें नहीं पता। आप ये देखिए कि हमारे छात्र, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ नहीं सिर्फ उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि जो देश की यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस हैं, उनके हॉस्टल्स हैं, वो सबसे सुरक्षित जगह होती हैं जहां माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को कई हज़ार किलोमीटर दूर से भेज देते हैं जेएनयू या जामिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, कि वहाँ पर बच्चा पढ़ेगा, कुछ बन पाएगा, हॉस्टल में सेफ रहेगा, माँ बाप से भी ज़्यादा सुरक्षित उसके टीचर्स, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रख पाएगा। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घटना देखी, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया की घटना देखी।
जहां जहां इस सरकार को खतरा नजर आ रहा है कि जहां जहां CAA को लेकर प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है, जहां से विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं, जहां असहमति की आवाज़ें जहां से सुनाई दे रही हैं, वहीं पर ये हमला हो रहा है। प्रियंका, मैं आपसे आंखों देखा हाल ज़रूर जानूंगी, फिर उसके बाद अविचल और जितेंद्र से इसकी सियासत भी समझने की कोशिश करूंगी। ये मुझे बताइए कि मेरे कई पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, खुद वायर के पत्रकारों से भी हो रही थी, कि उनमें जो लोग दिख रहे हैं, जिनको हमने देखा कि कितने आसान तरीके से पुलिस ने उन सबको अंदर आने दिया। JNU में भी कई बार जा चुकी हूँ, मैंने देखा है कि जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन ना करें, अपना आई कार्ड ना दिखाएं, बताएं नहीं कि आप क्यों जा रहे हैं, और एक व्यक्ति के लिए जब यहाँ 50, 60, 100 लोगों की अगर भीड़ जा रही हो तो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पता लगाएगा कि इतने लोग क्यों जा रहे हैं। उसके अलावा पुलिस का रवैया भी हमने देखा, हमने वो तस्वीरें भी देखी जो हम चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर भी आप ये देखें, जिसमें बाकायदा जब वो लोग मार पीट करके जा रहे हैं, निकल के आराम से बिल्कुल धज के साथ निकल के जा रहे हैं कि जो हमने कर दिया, उसके बाद अपना काम ख़त्म करके वापस जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे थे लोग कि हो सकता है जिनको ABVP के छात्र बताया जा रहा है, क्या वो छात्र भी हैं या वो आसपास के गुंडा एलिमेंट जिसे कहा जाता है, जिनका समर्थन लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी बात जो ये है कि अगर हम लोग कैंपस में आए हैं तो शुरू से ये रवैया रहा है कि हम घरों से ज़्यादा सेफ खुद को यहाँ महसूस करते हैं। पर स्टार्ट जब होता है तो वो पेरियार हॉस्टल से स्टार्ट हुआ, जब कमरों को टारगेट कर करके खुलवा करके मारा गया। और ये कौन से कमरे थे? ये कमरे वो कमरे थे जहाँ अंबेडकर की फ़ोटो लगी हो, चे गुवेरा की हो, या मतलब जो भी ऐसा लगा हो, मतलब सोचिए बॉब मार्ली की तस्वीर लगी, उसको भी टारगेट करके खुलवा करके उसको मारा जा रहा है। तो किस तरीके से पुलिस भी जब आती है तो हमें डर हमारा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस हमारे संरक्षण के लिए नहीं बल्कि ABVP को संरक्षण देने के लिए वहाँ पर आई है। सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया गया? सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है माइनॉरिटीज़ को, उन बहुजन छात्रों को। स्पेशली JNU में कौन आता है? गरीब का बच्चा आता है, पिछड़ा बच्चा आता है, दलित का बच्चा आता है, माइनॉरिटी खुद को सेफ महसूस करता है। पर जानबूझ करके उन कमरों को कौन टारगेट करेगा? ये जो मुद्दा बना रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला है या सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये जो पूरा का पूरा इनका वो गुस्सा इनका जो है वो कल निकला है। क्योंकि हम लोग एंटी CAA जो अभी चल रहा है पूरा JNU लगातार विरोध करते आया है सरकार के किसी भी काले कानून का। तो हम रजिस्ट्रेशन के खिलाफ भी थे, और कल जिस तरीके से हुआ, आप खुद बताइए कि JNU में आप खुद बोल रही हैं कि आने के लिए भी एक ID कार्ड दिखाना पड़ता है, पर कैसे इतने सारे गुंडे, उनको गुंडे ही कहेंगे, जो घुस गए कैंपस में? क्या ये सोचा समझा साजिश नहीं था? क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी हॉस्टल में एक भी गार्ड नहीं था। क्या गार्ड वहाँ पे किस लिए आते हैं? उनकी जिम्मेदारी होती है हमारी सुरक्षा, पर कोई गार्ड नहीं था। तो इसमें किसकी गलती होनी चाहिए? JNU एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद ABVP के लोग उसमें थे मौजूद, क्योंकि उनका चेहरा, उनका फोटो सब जगह वायरल हुआ है, उनके नाम के साथ आप कुछ टेक्स्ट देख रहे होंगे जो सब जगह वायरल हो रहा है। हो सकते हैं, आप ही कह रही हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, इसमें छात्र भी हों। बिल्कुल, JNU के थे, स्टूडेंट भी हों। बिल्कुल JNU के भी थे, JNU के बाहर के थे, बिल्कुल, क्योंकि JNU के है तब तो वो रूम को बता रहे हैं कि कौन से में कौन सा छात्र रहता है। इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो लीड हो रही थी ना वो JNU, हाँ, कौन किसको बताएगा कि ये अपने छात्र हैं और दूसरे छात्र हैं? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और ये साबरमती, हम आप वीडियो में दिखा देंगे आपको कि साबरमती हॉस्टल में जो पैटर्न फॉलो किया गया वो दिख रहा है। नहीं, लेकिन अविचल, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, दिल्ली के चुनाव भी हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा नहीं है कि चुनाव में अभी जा रही है, दिल्ली की बात है ये, और ये बहुत ही लोकलाइज्ड इशू है। JNU एक राष्ट्रीय मुद्दा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश है, लेकिन ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा एक पॉलिटिकल मोटिवेशन हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? पॉलिटिकल मोटिवेशन का कल एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं पहले एम्स गया था, JNU से पहले। JNU में बहुत बाद में गया, क्योंकि JNU में हमारे बहुत सारे धीरज, विशाल, शेखर सब रिपोर्ट कर रहे थे। मैं एम्स गया। एम्स में सबसे पहले वहाँ 8, साढ़े 8 बजे वृंदा करात आई, उन्होंने मुलाकात करी स्टूडेंट्स के साथ, और वो सेफ मुलाकात थी, वहाँ शांति बनी हुई थी। धीरे धीरे वहाँ पर ABVP के लोग और दूसरे भीम आर्मी के लोग या NSUI के लोग जुटना शुरू हो गए। 9:30, पौने 10 बजे वहाँ पर प्रियंका गांधी आई। उस वक्त केवल और केवल आपको जो एक्सक्लूसिव हम लोग फोटो दिखा देंगे कि प्रियंका गांधी की जो फोटो है वो हमारे पास ही है, क्योंकि केवल मैं ही था जो अंदर जर्नलिस्ट के तौर पर इमरजेंसी में था, और वो उन लोगों से मिलना चाह रही थी। लेकिन ABVP के छात्रों ने इमरजेंसी में प्रोटेस्ट किया है। ये अब नया है कि इमरजेंसी वार्ड में अंदर सेमी ICU में प्रोटेस्ट किया है। तो ये नया नारेबाजी हुई, यहाँ नया प्रोटेस्ट हो रहा है इस देश में। मतलब नारेबाजी की है, बाकायदा नारेबाजी की है। अगर चाहे तो एम्स प्रशासन CCTV निकलवा ले,
अगर आपको उनकी हमारा झूठ लग रहा हो तो उन्होंने उनसे मिलने नहीं दिया। प्रियंका गांधी नो डाउट राजीव शुक्ला, जेपी अग्रवाल और सुभाष बराला के साथ आई थी, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा मैं अकेले इनसे मिलना चाहती हूँ छात्रों से, उन्होंने नहीं मिलने दिया। दूसरी बार मतलब कि 10 मिनट बाद प्रियंका गांधी ने फिर से कोशिश करी कि वो मिलने, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने मिलने नहीं दिया। लेकिन 15-20 मिनट बाद वहाँ पर मीनाक्षी लेखी आती हैं और वो आधे घंटे छात्रों से मिलती हैं। जब एम्स प्रशासन और थोड़े छात्र भी इस बात का अपोज करते हैं कि आप क्यों कर रही हैं, तो बाकायदा मीनाक्षी लेखी एम्स प्रशासन के लोगों से लड़ाई करती हैं। आप आंखों देखा हाल बता रहे हैं, साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेरे से भी बोला, मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि मीनाक्षी लेखी ये जान लें, अगर उनको निकलवाना है तो सीसीटीवी निकलवा लें कि उन्होंने एम्स के प्रशासन से लड़ाई करी और सब लोगों को बोला गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ रहूंगी और मैं इन लोगों से मिलूंगी। और वो एबीवीपी के 2-3 छात्रों को जिनको लगी थी उनसे मिलती रहीं। इसके बाद मनोज तिवारी आए वहाँ पर, इसके बाद वहाँ विजय गोयल आए और वो सब मिल रहे थे। तो सब लोग यही कह रहे थे जब किसी को, क्योंकि जब एबीवीपी के छात्र कह रहे थे यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रियंका गांधी क्यों आई हैं, तो मीनाक्षी लेखी, विजय गोयल और मनोज तिवारी कहाँ से आते हैं? क्या राजनीति नहीं करते हैं? कुछ और कर रहे हैं वो, सिर्फ विपक्षी राजनीति करता है। मतलब कि वो क्या वो जर्नलिस्ट विपक्ष हैं या राजनीति उनको करेगा। चोट वोट लगी थी? जितेंद्र मीना, आप इतिहास पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इन छात्रों से भी ज़्यादा आप तजुर्बेकार हैं। मैं आपसे राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनज़र इसको समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप भी ये समझते हैं कि ये फीस बढ़ोतरी को लेकर एक लोकलाइज्ड इंटरनल जेएनयू की पॉलिटिक्स का मुद्दा है, जिसकी वजह से बाहरी लोग आए, जिसमें साफ तौर पर ये पता चलता है कि पुलिस को पहले से पता था। पुलिस को पहले से पता होने का मतलब ये भी अंदेशा है कि इसका जो है वो ऊपरी स्तर पर इसको एक क्लियरेंस मिला कि ऐसा हो सकता है। मुझे ये बताएं आप कि क्या इसका कनेक्शन आप CAA जो प्रोटेस्ट हैं उससे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन प्रदर्शनों की कमर तोड़ने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको मानसिक रूप से उनका जो मनोबल है उसे तोड़ने के लिए ये कोशिश है, या आपको लगता है कि ये एक स्थानीय मामला है सिर्फ? नहीं, देखिए जेएनयू को जो हम लोग देखते हैं तो बहुत लोकल उसमें नहीं देखते हैं। ये जेएनयू दरअसल इस मुल्क में जब कभी भी संविधान पर हमला हुआ है, जब कभी भी इस मुल्क के दबे कुचलों पर हमला हुआ है, तब जेएनयू खड़ा रहा है और जेएनयू उन सब की आवाज़ बन करके उभरा है। जब हम लोग फीस वृद्धि की लड़ाई देख रहे हैं तो सिर्फ जेएनयू का मसला नहीं है, पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस मुल्क के पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को बदलने जा रही है और उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है। तो जेएनयू फीस वृद्धि की लड़ाई जो लड़ रहा है, उसके खिलाफ जो लड़ रहा है, वो पूरे मुल्क के लिए लड़ रहा है। जब जेएनयू एनपीआर और एनआरसी और सीए के खिलाफ जब लड़ रहा है तो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। जेएनयू आज की तारीख में, और आज की तारीख में हम पूरा इतिहास देखें तो पता चलेगा कि अगर कहीं से सत्ता को चुनौती दिया है तो वो जेएनयू ने दिया है और जेएनयू जैसे तमाम विश्वविद्यालयों ने दिया है। और जेएनयू एक इस मुल्क की आत्मा है। इस मुल्क में जितना भी जो लोग कहीं जिनके लिए विश्वविद्यालय बंद हो चुके हैं, जिनके लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद हैं, जो नहीं पढ़ सकते, महंगी शिक्षा नहीं दे सकते, उन लोगों को यहाँ पर एक उम्मीद दिखती है कि हाँ, हम सस्ते में यहाँ पढ़ पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। मैं इसको जब देख रहा हूँ तो आप देखिए कि जेएनयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इस मुल्क की, और उसी पर यह हमला क्यों हुआ? तो वो इसलिए हुआ कि एक पैटर्न हम लोग देखते हैं। हम लोग इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने कभी नालंदा को तोड़ा था। हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, हमने नहीं देखा। लेकिन जब जामिया में लाइब्रेरी में घुस करके स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई, लाइब्रेरी को तोड़ा गया, जब एएमयू में घुस करके मारपीट की गई और एएमयू को तोड़ा गया और एएमयू के हॉस्टल्स में मारपीट की गई है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई थी, यहाँ जेएनयू में जो हम लोगों ने देखा तो ये नया बख्तियार खिलजी है। ये नए रूप में आए हैं, ये मजहब बदल करके आए हैं, ये नए नाम के साथ आए हैं। लेकिन इनको एक चीज समझना होगा कि ये जेएनयू इस मुल्क के संविधान के आधार पर चलता है। ये आरएसएस के एजेंडे पे नहीं है, ये इस मुल्क के संविधान के आधार पर चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर चलता है, उसके सपनों को साकार करने के लिए लड़ रहा है, भगत सिंह के सपने के साकार करने के लिए लड़ रहा है, ये जयपाल मुंडा के सपने को साकार करने के लिए लड़ रहा है। बड़ी बड़ी विचारधारात्मक बातें कह रहे हैं लोग, यहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ पे हमला हो रहा है। आप ये देखिए, जमीन से आसमान, एकदम आसमान से जमीन पे टपक गए हैं। पूरी लड़ाई को बहुत छोटे में समेटने की कोशिश चल रही है। ये हमला, आप कह रहे हैं कि 50-100 लोगों ने हमला किया है, वो 50-100 लोग विजिबल हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि सिर्फ एबीवीपी का हमला है। ये हमला भारत सरकार का हमला है,
क्योंकि जब कुछ दिन पहले गृह मंत्री साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि सबक सिखाने का वक्त है, वो जो क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं ये वही क्रोनोलॉजी है कि सबक सिखाने का वक्त है, और वो उन्होंने कल दिखाया, वो जामिया में दिखा चुके हैं, वो एएमयू में दिखा चुके हैं। यानी जहां से भी विरोध के स्वर आएंगे उनकी कमर तोड़ने की कोशिश है। प्रियंका, आप कहां से आती हैं? आपके लिए जेएनयू में पढ़ने के क्या मायने हैं? क्या इस तमाम हिंसा से, इस तमाम हमले से क्या आपका मनोबल टूटा है? हम बिहार के पटना से 25 किलोमीटर दूर है हमारा फतुहा गांव, वहीं से हम आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, पर जेएनयू एक सपने जैसा था जो हकीकत बना, क्योंकि फीस जैसा जो वर्ड है उससे कोई डरा नहीं यहाँ आने के लिए, क्योंकि एडमिशन हो गया तो मतलब लग रहा था कि हाँ अब हम भी डॉक्टरेट कर पाएंगे, पीएचडी कर पाएंगे, वो डॉक्टर सर लगा पाएंगे अपना टाइटल। पर जो ये सब हो रहा है वो जानबूझ करके ही हो रहा है, क्योंकि जेएनयू ऐसा संस्थान है जहाँ पर गरीब के बच्चे ही पहुँचते हैं। बहुजन जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी समुदाय, सबसे अक़लियत समाज से सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जेएनयू में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि आपको इतना डर का माहौल क्रिएट किया जाए, आपको डराया जाए। पर हमें थोड़ा शक तो ज़रूर हुआ था जब जामिया को इतने बुरी तरीके से टारगेट किया, तो अब जेएनयू भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये लोग का, सरकार का भी आप देखिएगा रवैया तो यही है कि ओपोजिशन तो कहीं ना कहीं डर गया है या क्या पता नहीं, पर वो ओपोजिशन के रोल में बिल्कुल नहीं है। जो है वो छात्र है, क्योंकि छात्र बड़ी बात लड़ रहा है। के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पास कुर्सी है। नहीं, सीबीआई से नहीं डरा सकते, उन्हें ईडी से भी नहीं डरा सकते, कुछ उनके पास सिर्फ पाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पढ़ाई ही है। कह रही है मुझे प्रियंका कि एक सपना जी रही है वो यहाँ पढ़ते पढ़ते। जाहिर है कल रात की बात एक दुस्वप्न की तरह होगी, एक नाइटमेयर की तरह होगी। आप मुझे बताइए कि क्या इससे जो एक पॉलिटिकल मकसद था, एक सियासी जो मकसद था कि कमर तोड़ देते हैं इस प्रोटेस्ट की या इस विरोध की कमर तोड़ देते हैं, या जिस तरह से बात कर रहे हैं अभी कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो वहाँ से आ रहा है, क्या कमर टूट गई है? बिल्कुल नहीं, कमर तो टूटी नहीं है, मगर ये एक सियासती, एक राजनीतिक स्टेप था, ये तो बहुत साफ है। क्योंकि एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, कुछ हफ्तों पहले जब लखनऊ में सीएए के अगेंस्ट विरोध हुआ था, हज़ारों की संख्या में युवा वहाँ पे मौजूद थे, तो हमारे योगी जी ने बोला था कि मैं रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा, और ये शब्द योगी का उधर के चीफ मिनिस्टर का शब्द था। तो समझ में आ रहा है कि विरोध चीज़ से अभी सरकार डर रही है। तो जो जेएनयू में भी कल हुआ वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि अभी देश भर में छात्र युवा से जहाँ जहाँ से विरोध आ रहा है उसकी कमर तोड़ी जाए। मगर समझ में ये भी आ रहा है कि कॉटन यूनिवर्सिटी में पिछले महीने जिस तरीके से एनआरसी और सीए के आंदोलन के समय हमला हुआ, कॉटन यूनिवर्सिटी में हुआ, पुणे में हुआ, मैंगलोर में हुआ, जामिया में हुआ, एएमयू में हुआ। कॉटन के बाद, जामिया के बाद कॉटन की कमर नहीं टूटी, कॉटन यूनिवर्सिटी के बाद एएमयू की कमर नहीं टूटी, एएमयू के बाद जेएनयू की कमर नहीं टूटी, तो कमर नहीं टूटी। और इस देश की जो रूह है, जो आत्मा है, उसकी कमर जो तोड़ने की कोशिश हो रही है वो नहीं है, क्योंकि नागरिक जो है वो जाग गया है। हो सकता है विपक्ष अभी सो रहा हो सकता है जिनका ये फ़र्ज़ है, जिनका ये धर्म है, जिन्हें हम मीडिया कहते हैं, उनका बड़ा हिस्सा जो कि माना जाता है वॉच डॉग है सोसाइटी का, वो सो रहे हों। जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदालतें हों या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हों, वो सब सो रहे हों, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 2020 की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो जनता है, जो नागरिक है, जो वोटर है, वो जाग गया है और वो आगे बढ़ गया है। ऐसा नहीं लगता कि वो वापस जाएगा। और इसी के साथ नए साल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अविचल, अब समय समाप्त हो गया है। मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि क्योंकि कई बार अब लगेगा कि अब आपको और हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया जाएगा। हमने इस कार्यक्रम में एबीवीपी को भी बुलाने की कोशिश की हमने, पूरा बुलाया था, और वो हर बार की तरह कहते हैं कि हम आ रहे हैं और लास्ट में वो मना कर देते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका पक्ष आ जाए, लेकिन आप ही पक्ष नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा एक अहम बात ये भी है कि जो ये दो पक्षों की जो पूरी बात होती है, मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें दूसरा कोई पक्ष होता ही नहीं है। अगर जेएनयू पर किसी ने हमला किया है, छात्रों पर जो हमला है उसका दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। हमने हालांकि ये बुलाने की कोशिश की जिस तरह से विचल बता रहे हैं, लेकिन जो मैं वापस पहुंचना चाहती हूँ कि जेएनयू का मतलब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है। जेएनयू का मतलब एक सोच है, एक विचारधारा है, आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत नाम की सोच है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये नागरिक जो सड़कों पर आ गया है 2020 में, अब वो वापस नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2020 के नए साल की। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।